कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद कैडेट्स। जैसे कि आप सबका पेपर अभी होने वाला है, जिनका भी पेपर अभी 16 अप्रैल को है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज CDS का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले ही एग्जाम्स में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चंस भी कई होते हैं। ऐसे पैटर्न क्या होता है इसका और कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ऐसे कौन से हम क्वेश्चंस उठाएं जो कि हमको श्योर शॉट पता है कि या हम करेंगे तो सही होगा। ये है जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर ऐसा हारा होता है तो उसमें हमको पता है कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। CDS का पेपर अगर है तो ये हाई लेवल का बनता है एज कम्पेयर टू NDA, बिकॉज क्योंकि CDS वो बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। खैर, उसी के रिगार्डिंग आज हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा होता है वो है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, जिसको सेंटेंस कंप्लीशन भी कहा जाता है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है तो उसे आपको कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग का सेंटेंस दिया हुआ है, उसके आगे का सेंटेंस क्या क्या होगा हम उसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज जो टॉपिक्स मैं उठा रही हूँ उसमें से कई टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो कि आप बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ये कैसे, अगर जिसे आपने अभी तक नहीं भी किया, तैयारी आपकी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, फिर भी एक ट्रिक है, इसको ट्रिक नहीं कह सकते हैं, इसको कहते हैं कि हाँ, अगर आपकी पढ़ने की गति बड़ी अच्छी है तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर के होते हैं, फर्स्ट ईयर के होते हैं, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तैयारी और पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपीयर फॉर द अपीयरिंग वंस एंड फॉर द प्रिपरेशन वंस। वो तो बिल्कुल है ही है जिन्होंने पूरी तैयारी करी हुई है। तो आई होप कि अब आपकी तैयारी पूरे अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि ये समय होता है पेपर सॉल्व करने का। धड़ा आपके पास पेपर सॉल्व करने हैं, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बनेगा। शुरू करते इसी से। तो पहला आता है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, जिस सेंटेंस कंप्लीशन का कहा जाता है। 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं यहाँ पर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग द ऑल्टरनेटिव्स। एक सेंटेंस का पार्ट ये दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा आ रहा है उसके आगे का क्या होगा। जैसे नाउ आई आस्क्ड 2 people द वे टू द स्टेशन। मैंने 2 लोगों से पूछा कि मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए। तो यहाँ पे हम 2 लोग की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, अब देखते जाइएगा। इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आ रहा होता है, कौन सा लगाएंगे। बट नीदर ऑफ देम कुड हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाए, ये हो सकता है। हाउएवर नन ऑफ देम कुड हेल्प मी, नन ऑफ देम अगर आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ देम उसके लिए लगाते हैं जहाँ पे हम एक से ज़्यादा या फिर बात कर रहे हो, 2 से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ देम कुड शो मी द वे, येट दे हैड डाउट्स अबाउट द स्टेशन, ये नहीं हो सकता। नेवरदलेस दे कुडंट गाइड मी, नेवरदलेस नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने 2 लोगों से पूछा पर दोनों में से कोई भी नहीं बता पाया, उसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं। ये है पहला आंसर, क्योंकि हमको पता है कि आइदर और या नाइदर नॉर यूज कर रहे होते केवल 2 लोगों के लिए। जहाँ पे हमको ये पता होता है कि आइदर और या नाइदर नॉर इस्तेमाल करते हैं फॉर 2 पर्सन्स के लिए। आइदर और का मतलब हो रहा है या तो ये या तो वो, और नाइदर नॉर का मतलब ये हो रहा है या तो ना तो ये ना तो वो, ऐसा है। ठीक, अब हमको कंफ्यूजन ये हो रहा है, ये सब तो हो नहीं सकता कि हैड डाउट्स अबाउट इट, दे होगा नहीं, क्योंकि 2 लोग की बात कर रहे हैं तो ये भी होगा नहीं। क्यों, हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। लग चारों रहे हैं, वैसे उसमें से बेस्ट कौन सा है। हाउएवर नन ऑफ देम भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर इससे अच्छा क्या दिया हुआ है हमारे पास, नाइदर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए वही हमारा आंसर होगा। जिसका आंसर है ए। 10 सेकेंड्स हैं या फिर 5 सेकेंड, जल्दी से रीड करिए और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रूम वॉज वेरी वार्म, कमरा जो था वो बहुत ही गर्म था। क्यों था, बिकॉज द AC वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर। सही है, मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ना ही ठंडा ना ही गर्म, उसको हम कहते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट टेम्परेचर था वो उसका, सही है। दो द AC वॉज सेट टू वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड कोई वर्ड नहीं होता है, पहली चीज़, क्योंकि हम AC का यूज़ कर रहे हैं। वॉज नॉट वेरी कोल्ड, वॉज वेरी हाई कर सकते हैं। AC की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत गर्म था। क्यों, AC की बात कर रहे हैं। AC का टेम्परेचर या तो बढ़ता है या तो घटता है। आप 27-28 करेंगे मतलब बढ़ा रहे हैं, घटाना हो गया। तो वॉज वेरी कोल्ड नहीं, वॉज वेरी लो होगा। जब आप टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं तब ठंडा बढ़ेगा।
तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एरर इसी में आ गया। अगला, सिंस द AC वॉज नॉट वेरी वार्म इट इन इट्स टेम्परेचर सेटिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। AC वॉज नॉट वेरी वार्म, AC कोई इंसान नहीं है कि ठंडा या गर्म हो जाए, उसका बस एक काम होता है कमरे को ठंडा करना, तो वो अंदर से उसका कंप्रेसर होता है जो ऑन होता है। तो यहाँ हम AC की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना सब्जेक्ट क्या है हमारा, रूम है, AC नहीं है। अगला, सिंस द AC वॉज इन अ वेरी लो टेम्परेचर सेटिंग, इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लो का देखा था, यहाँ पे लो आ गया, क्योंकि हालांकि सिंस का मतलब हालांकि AC का सेटिंग जो था वो बहुत ही लो पे था। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, कौन से, A है, दूसरा D है। द रूम वॉज वेरी वार्म बिकॉज द AC वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर, कमरा गर्म था फिर क्योंकि AC का जो हमने टेम्परेचर सेट करके रखा हुआ था वो ऐसे सेट करके रखा था कि ना ही बहुत ठंडा कर रहा है ना ही बहुत गर्म कर रहा है। अगला, सिंस द AC वॉज सेट इन अ वेरी लो टेम्परेचर, ये हो गया पॉजिटिव तो ये हो गया नेगेटिव। कमरा गर्म है, हालांकि AC का हमने टेम्परेचर लो रखा हुआ था, ये क्या हो गए आपस में कॉन्ट्रास्ट कर गए, एक सही बोल रहा है एक गलत, एक ऐसा बोल रहा है तो बट का केस आ रहा है। दूसरा, बिकॉज यहाँ पे वॉज, बिकॉज द AC वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर, अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं और यही हमारा आंसर भी होगा। इन दोनों में से देखा जाए कि AC रूम गर्म क्यों है, क्योंकि AC का टेम्परेचर ही हमने मॉडरेट पे सेट करके रखा हुआ है, इसीलिए ना इन किंतु ना परंतु, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से उसका हमने आंसर लगाया। ध्यान दीजिएगा ट्रिक यही होती है कि हमारे पास जब दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तीन ऑप्शन सही हो रहे हैं, चार ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो उसमें से अब आप छांटना शुरू कर दो कौन सा नहीं होगा। जहाँ से हमने जब ये छांटा दोनों अलग हो गए, खत्म, हमारा दो बचा हुआ है, दोनों में से कौन सा सही लगेगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर इसको सेट करते हैं। अंग्रेजी कभी भी इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं होता है कि हम अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें और फिर उसका मतलब निकाल दें, नहीं। अंग्रेजी में जो आप पढ़ रहे होते हैं उसका अगर भाव समझ जाते हैं तब आप उसको हिंदी में बड़े अच्छे से ट्रांसलेट कर कर उसका टेंस, उसका वर्ब, उसका नाउन, उसका एडवर्ब, उसका प्रपोजिशन अब आराम से लगा सकते हो। समझना ये कि उसका हम भाव पकड़ रहे हो। तो इसका सही आंसर है A। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यू गॉट 5 seconds। वी कुड लीव टुडे और वी कुड लीव टुमारो, हम आज छोड़ सकते हैं, हम या तो कल छोड़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ गया, इसके आगे क्या होना चाहिए, हम या तो कल छोड़ सकते हैं, कुड हमारा, कुल्ड नहीं बोलते, कुड बोलते हैं, ये हमारा मोडाल है और यहाँ पे वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ओके। या तो हम आज छोड़ सकते हैं या तो कल छोड़ सकते हैं। पहला पढ़ो, प्रेफरिंग व्हाट यू वांट, प्रेफरिंग का मतलब होता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, इच्छा। प्रेफरिंग तुमको क्या चाहिए, एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, तुम जो भी बोलो इन दोनों में से, दोनों में से मतलब क्या, या तो ये या तो ये दो चीज़ है। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर, तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, और नेक्स्ट आता है विच एवर यू प्रेफर, दोनों में तुमको जो भी प्रेफर करे, सारे सही हैं या फिर सारे गलत हैं, इसको देखिए। पहला वाला आता है प्रेफरिंग व्हाट यू वांट। प्रेफरिंग यहाँ पे ING का वर्ड आ गया है, हम यहाँ पे ING का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यूस नहीं हो रही है, या तो ये चूज़ कर लो या तो ये चूज़ कर लो, ये टुडे वाला है ये टुमारो वाला है, आज हम जा सकते हैं या तो हम कल जा सकते हैं। जा सकते हैं ना, हो तो नहीं रहा, हम पूछ रहे हैं, कोई कार्य कंटिन्यूस में नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। अगला, एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, कोई भी तुम दोनों में से जो भी प्रेफर एक ठो कर लो, सही है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर, यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, विच एवर यू प्रेफर ये भी सही आ रहा है, पर तीनों में से जो सही बैठ रहा है वो ये है, क्योंकि इसका अर्थ ही बदल जाता है। डिपेंडिंग का मतलब ये होता है तुमको, तुम्हारे पे निर्भर है, क्योंकि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो सामने वाले पे निर्भर करता है कि तुम जो कहो वो ही चीज़ ये बोल रहा है, हम आज छोड़ सकते हैं या तो कल छोड़ सकते हैं, जैसा तुम कहो, ये आ जाता है डिपेंडिंग व्हाट यू प्रेफर, कैसा तुमको चाहिए तुम हमको बता दो। तो इसका आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट, अगला है मोहन एंड आई कुडंट गेट इनटू, कुडंट का मतलब कुड नॉट, गेट इनटू द हाउस बिकॉज,
हम घर के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि कौन कौन आया, 2 लोग, ठीक। नाइदर सही है, बोथ सही है, आइदर सही है, नाइदर, ठीक। बहुत ट्रिकी दिया हुआ है, क्या है ये, अब पढ़ो। मोहन एंड आई कुडंट, मैं और मोहन दोनों ही घर के अंदर नहीं जा पाए, गेट इनटू। नाइदर ऑफ अस हैड द कीज, क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं था। बोथ ऑफ अस डू नॉट हैव द कीज, हम दोनों के पास ही चाबी नहीं था। ध्यान देना, नॉट पहले ही आ चुका है, नॉट यहाँ पर भी लग रहा है। Both of us don't have the keys, neither of us did not have the keys, either of the us did not have the keys, either का केस बन ही नहीं सकता क्योंकि आप तो घर के अंदर गए ही नहीं। जब घर के अंदर गए ही नहीं, क्योंकि either तो कहता है या तो तुम गए होगे, या तो मोहन गया होगा, या तो मैं गया हूँगा। तो जब दोनों ही नहीं गए तो either का केस ही नहीं बनता। अगला, neither of us didn't have the keys, हम दोनों के पास में किसी के पास भी चाबी नहीं थी। ध्यान देना, 2 लोग हैं तो बोथ का केस तो हटा दो, ठीक है। पहला चीज तो बोथ, दूसरा है नॉट, हटा दो इसको। अब आते हैं आइदर का, ठीक। अब आते हैं आइदर ऑफ अस हैड द कीज, सॉरी, नाइदर ऑफ अस हैड द कीज, नाइदर ऑफ अस डिड हैव द कीज। दोनों में से जो सही बैठ रहा है वो है ये वाला। क्यों, हमारे पास चाबियां नहीं थी, हम दोनों के पास ही चाबियां नहीं थी। यहाँ भी वही कह रहा है, neither of us did have the key, यहाँ पे did का कोई सवाल उठ ही नहीं रहा है। जब हम did लगाते हैं तो वो तब लगा रहे होते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता और जो ये have है हमारा मेन वर्ब बन जाता। कहने का मतलब यहाँ पे have मेन, ये रहा, मेन वर्ब की तरह काम करता। अब यहाँ पे जो हैड आ रहा है ये ऑलरेडी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हैव का जब मैंने जो केसेस पढ़ाया हुआ है अगर आप उसमें से देखेंगे तो हैव का मतलब ही होता है होना, ठीक है। जैसे ऑब्टेन हो गया, ओन हो गया, पोजेस हो गया, गेट हो गया, रिसीव हो गया, वो होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम जानबूझ के क्यों लगाएं जब वो केस ये खुद ही बता दे रहा है, ठीक है। ये हो गया ज़बरदस्ती लगाने वाली बात हो गई। तो इन दोनों में जो सही बैठ रहा है वो है ए। ये है, देयर आर मैनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, मैनी गुड होटल्स लिखा हुआ है, मतलब 2 से ज़्यादा की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, 1 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिसको तुम चूज कर सकते हो। अब इसको ऑप्शन दिया हुआ है मैनी ऑफ देम, ध्यान देना, देयर आर मैनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन। चूज का मतलब चुन सकते हो ठहरने के लिए, टू स्टे इन मैनी ऑफ देम। अब मैनी ऑफ देम तुमको चूज करना है और तुम ठहरो किसी एक होटल में ना, तो आप सारे क्यों चूज करोगे? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर ये मैनी ऑफ देम लगा दी तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे में ठहरने की बात हो रही है, ठीक। मैनी ऑफ देम कहने का मतलब आप सब में ठहर जाओ, पॉसिबल नहीं है, हटा दो इसको। एनी वन ऑफ देम ये सही है, कई में से किसी एक में आप जा सकते हो, बिल्कुल सही है। अगला आ रहा है ये है आइदर ऑफ देम। आइदर केस तब लग रहा होता है, आइदर केस तब लग रहा हो जब हम 2 की बात कर रहे हो, सिर्फ 2 की बात कर रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 1 से ज्यादा की। अब 1 2 3 4 अनगिनत थे, कोई काउंट नहीं था, ये ऐसे ही हट गया। ऑल ऑफ देम हो ही नहीं सकता, ऑप्शन तुम्हारे पास चुनकर एक ही बचा। तुम ठहर किसी एक में सकते हो, सब में नहीं ठहर सकते, किसी 2 में नहीं ठहर सकते, मैनी ऑफ देम में नहीं कर सकते, ऑल ऑफ देम में नहीं हो सकता है, ठीक है। आइदर ऑफ देम में नहीं हो सकता, तो बचा कौन अब? एनी वन ऑफ देम, किसी एक में ही आप जाकर ठहर सकते हो। ये कराने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, खासतौर के उनके लिए जो कि पढ़ के ये समझना चाह रहे हैं कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें से कई सारे होंगे जो अपीयरिंग हो गए, और अपीयरिंग वाले ऐसे कई होते हैं जो एक बार में ही निकाल लेते हैं क्योंकि उनका टारगेट ये होता है कि भाई हमको कट ऑफ निकालना है, भले हमारी तैयारी पूरी तरीके से ना हुई हो, हमको कट ऑफ निकालना है। तो पहली चीज़ तो तैयारी आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, जहाँ पे आपको पूरा एक बार पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से पढ़ ली हो, आपको सारे रूल्स याद हों। दूसरा क्वेश्चंस लगाने का होता है। तीसरा होता है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस क्या आपने हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस लगाया हो, कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाए हो, जिसमें हर एक रूल के ऊपर
10 क्वेश्चंस होंगे, तब जाकर 100 क्वेश्चंस आपने हर एक चैप्टर का लगाया हो। फिर आता है पूरा पूरा मॉडल पेपर, जो कि ये आ रहा होता है। इसका जो क्वेश्चंस हैं और आंसर सहित आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है द बस सर्विस इज़ वेरी गुड, देयर इज़ अ बस। ध्यान देना, यहाँ से ये डॉट लगा है, इसको कहते हैं सेमी कोलन, ठीक है। और जो ये बना होता है ना, इसको कहा जाता है कोलन, और जो ये इक्वल्स टू होता है इसको मतलब इक्वल्स टू हो जाता है। खैर, तो द बस सर्विस इज़ वेरी गुड, देयर इज़ अ बस। यहाँ की बस सर्विस बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे एक बस, ध्यान देना, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। वहाँ पे एक बस खड़ा है जो कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद आएगा, 10 मिनट में आएगा, 10 मिनट के पहले आ जाएगा, एवरी 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट के बाद आएगा। अगर 10 मिनट के बाद बस आ रही है तो यहाँ से ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि बस सर्विस अच्छी होगी? यहाँ से ये चीज़ सिद्ध नहीं हो रही। इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आने वाली है, इससे हम ये कह सकते हैं हाँ बस सर्विस अच्छी है। तो क्या कोई चीज़ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो इससे भी अच्छा हो? बिफोर 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आ जाएगी, इन 10 मिनट्स, दोनों का मतलब एक ही है, इन और बिफोर दोनों का मतलब एक ही है। फिर एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में आती है। ये सिद्ध कर रहा है कि यहाँ की बस सर्विस अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बस हर 10 मिनट में आती है। और क्या चाहिए? बड़े आराम से इसको टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट अगला है वी लिव नियर अ बिजी एयरपोर्ट। हम एक एयरपोर्ट के पास रहते हैं। द प्लेन्स फ्लाई, ध्यान देना फिर से वही सेमीकोलन वाला आ गया। अब द प्लेन्स फ्लाई, प्लेन्स कहाँ से उड़ती है? बगल से, किनारे से, ऊपर से, ठीक है, या ऐसे घूम कर जाती है। क्या होगा? नियर आवर होम्स, हाउस के एकदम बगल से होकर जाती है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है प्लेन नीचे ही उड़ रही हो। बाय आवर हाउस, हमारे घर के बगल से होके जाती है एकदम। ओवर आवर हाउस, सर के ऊपर से जाती है, छत घर के ऊपर से जा रही है। अराउंड आवर हाउस, अराउंड का मतलब ये होता है कि पूरा चक्कर लगा के जा रही होती है। जाहिर सी बात है प्लेन कहाँ से जाती है? ऊपर से। जब ऊपर हो रहा होता है यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन देखना है जो कि है ऊपर। ना नियर होगा, ना बाय होगा, ना अराउंड होगा, क्या होगा? ओवर। आंसर इसका है सी। नेक्स्ट, डैन वॉज वेरी क्वाइट, ही डिडंट से अ वर्ड। डैन किसी बच्चे का, किसी इंसान का नाम है। वो बहुत ही शांत था, वो एक शब्द भी नहीं बोला। कब नहीं बोला? पूरी शाम उसने एक शब्द नहीं बोला। द एंटायर इवनिंग, ऑल और एंटायर का मतलब एक ही होता है। ऑल द एंटायर इवनिंग, ऑल और एंटायर साथ में नहीं आ सकता। एंटायर इवनिंग साथ में नहीं है, क्योंकि हमको उसमें से एक प्रपोजिशन चाहिए। अब देखो, एंटायर का मतलब पूरा होता है, ठीक है, संपूर्ण। होल का मतलब भी वही होता है, ऑल का मतलब भी वही होता है, फुल का मतलब भी वही होता है, और कंप्लीट का मतलब भी वही होता है। ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं, सबका मतलब वही है। अब हमको देखना क्या है? दो ऑप्शंस रह गया, ऑल द इवनिंग, द एंटायर इवनिंग। ऑल द इवनिंग नहीं होता, पूरी शाम नहीं होता, क्योंकि इवनिंग लगा हुआ है। इवनिंग के साथ कभी ऑल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको कह सकते हो कि उच्चारण गलत हो जाता है, इसलिए। तो हमारा सही आंसर है ये एकदम परफेक्ट आंसर है इस चीज़ का। डैन बहुत ही शांत था, वो कुछ भी नहीं बोला पूरी शाम, द एंटायर इवनिंग। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक स्टोरीज, मुझे कहानियां नहीं पसंद। आगे क्या लिखा हुआ है? which, that, which। क्या हो रहा है? ये which और that होते हैं कंजंक्शंस, जो कि ऐड कर रहा होता है। और बताएगा क्या? रीज़न बताएगा। मुझे कहानियाँ नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि which can have unhappy ending, जिसकी अनहैप्पी, जिसमें अच्छा एंडिंग ना हो, वो कहानियाँ मुझे नहीं पसंद। विच हैड सैड एंडिंग, जिनकी खराब एंडिंग्स होती है मुझे नहीं पसंद। उदास वाला, जिनकी उदास एंडिंग्स होती है मुझे नहीं पसंद। सैड का ही होता है, सिनोनिम है ये, अनहैप्पी। और विच आर अनहैप्पी एंडिंग्स, विच आर अनहैप्पी ग्रामर गलत है। दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, ये कर सकते हैं। विच हैड सैड एंडिंग्स, हैड क्यों होगा?
हैड तब लगाते हैं ना जो कि चीज़ बीत चुकी होती है। अगर मुझे ये बोलना हो कि कोई चीज़ कहानियाँ हैं, हम प्रेजेंट टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो टेंस के हिसाब से ही गलत हो जाएगा। विच कैन हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, जिनकी दुखद कहानियाँ हो सकती हैं। तो ये भाई एक चीज़ है, तुमको कहानियाँ पसंद हैं या तो नहीं हैं, है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, अनहैप्पी। दैट मीन्स कि कोई भी कहानियाँ बहुत ही खराब है या फिर बहुत ही उदास वाली है, इसीलिए हमको नहीं अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे विच कैन, पॉसिबिलिटी क्यों बता रहे हैं? कैन का मतलब होता है कई सारे मतलब में से एक मतलब होता है पॉसिबिलिटी बताना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हैं, या तो पसंद होगा या तो नहीं होगा। इसके लिए हमारा आंसर क्या लग जाएगा, ये दैट हैव अनहैप्पी, जिनका होता है दुखद एंडिंग्स, वो मुझे नहीं पसंद। नॉट एवरीथिंग, वेरी गुड, इतने में खत्म। नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंड वॉज माई फॉल्ट, सारी चीज़ें जो हुई हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेरी गलती हो। नॉट एवरीथिंग, सारी चीज़ें नहीं। विच हैपन वॉज माई फॉल्ट, हैपन लगा है, विच लगा है, विच हैपन वॉज माई फॉल्ट, नॉट एवरीथिंग विच हैपन वॉज माई फॉल्ट। Not everything what happened was my fault. Not everything that happened was my fault. That तो लगा सकते हैं। Not everything which happened गलत आ रहा है। What happened and whatever happened. Whatever का मतलब होता है कुछ भी। Whatever का मतलब होगा कुछ भी। So what happened was my fault. वॉट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर अगर वॉट और दैट में देखो, दैट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दैट हमारा रीज़न बताता है। और रीज़न क्या बता रहा है कि जो भी चीज़ हुई है ज़रूरी नहीं कि उसमें मेरा हाथ हो या फिर मेरी गलती हो। फॉल्ट का मतलब होता है गलती और माय मतलब मेरी गलती। आंसर क्या है, ए है। क्यों? वॉट एवर हैपन, जो कुछ भी हुआ ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेरी गलती हो। जो भी हुआ मेरी गलती हो, जो भी हुआ मेरी गलती हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लगाएंगे क्या, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब सेम आ रही हैं। आ क्या रहा है हमको देखना है, दैट, विच, वॉट एवर, जो कुछ भी हुआ, जो हुआ दैट। अब इन सब में से जो परफेक्ट बैठ रहा है वो है दैट वाला, क्योंकि दैट ही एक ऐसा होता है जो कि यूनिवर्सली कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ये रीज़न बताने के लिए, कॉज बताने के लिए, इफेक्ट बताने के लिए, अफेक्ट बताने के लिए, और किसी भी चीज़ का कॉज, हाँ बता दिया, कॉज बताने का, क्योंकि हम यहाँ पे रीज़न बता रहे होते हैं। चलिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आते हैं स्पॉटिंग एरर्स का। स्पॉटिंग एरर्स क्या है? स्पॉटिंग एरर्स जितने भी आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशंस हो गए हैं, इन सब का जब हम देख रहे होते हैं, ऐसे 8 होते हैं, जब हम देख रहे होते हैं तब उनका यूज़ कैसे किया जाता है, हर एक का यूजेज कैसे होता है और कहाँ पे हम कैसे प्रयोग करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं इसको। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया भी हुआ है, जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से एरर किस में है ये पता करना होता है। एक बार क्वेश्चन देखिए। फाइन, पहला बात है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन लेबल्ड। एक पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसको उसने 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है या फिर 3 भाग में। जहाँ पर पहला वाला होता है, अगर 3 भाग में है तो ABC, क्योंकि D हो गया नॉन एरर, और यही इसको कर देते हैं 5 भाग में। कैसे? कटा तो 4 में होगा पर ऑप्शंस 5 होते हैं, जैसे कि पहला ABCD हो गया जहाँ पे 4 ऑप्शंस हो जाते हैं, और E होता है जहाँ पे नॉन एरर वाला हो गया। तो या तो वो कटा होगा 4 में या तो कटा होगा 5 में। कटने का मतलब ये स्पेस देख रहे हो, तो क्या है ये 1 2 3 4। डी वाला है नॉन एरर सारे में। यही चीज़ कभी कभी होता है, पूरा सेंटेंस को डी तक ले गए हैं, फिर ऑप्शन आता है नो एरर जहाँ पे नीचे लिखा होता है ई। तो ये 2 तरीके से आता है। करना वही है,
एरर निकालना है। अब एरर प्रपोजिशन का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच जितना भी आपने किया हुआ है उन सब का। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। सामने पकड़ में आया? आई होप आपको दिखाई अच्छे से दे रहा होगा। ओके, क्या लगा हुआ है? एवरीथिंग इज लगा है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हैव प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में डिड यूज होता है क्या? एरर किस में आ गया? डिड वहां पे यूज नहीं होगा, वहां पे डू होना चाहिए। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फाइन, एरर किस में है? बी में। नेक्स्ट, लावण्या हैजंट गॉन। ध्यान देना, हैज लग गया, गॉन लग गया। गॉन क्या है? गो, वेंट, गॉन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हमेशा हमने ये सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो लावण्या हैजंट गॉन टू वर्क येस्टरडे। तुमको टाइम बता दिया यार, येस्टरडे की बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये पास्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में हमारा हैज नहीं लगता है। एरर किस में आया? ए में। नेक्स्ट, लुक, देखो, वो लड़का वहां पर वही स्वेटर पहना है जो कि तुमने पहना हुआ है। उसने वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा कि तुमने पहना हुआ है। लुक द बॉय ओवर देयर, वहां देखो वो लड़का। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, देखो 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 वो लड़का, तुमने वही जैसा उसने स्वेटर पहना वैसा ही तुमने पहना हुआ है। तुम सामने दिखा रहे हो, वो उसी वक्त की बात हो रही है, उसी टाइम की बात हो रही है। ऐसे टाइम पर हम वहां पे वेयर्स नहीं करते हैं। इज वेयरिंग, क्यों? पहना हुआ है, कंटिन्यूअस है, अभी दिखा रहे हो। लुक, एक्सक्लेमेशन मार्क है वहां पर, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखेगा? इज वेयरिंग। यहाँ पे तुम एस को हटाकर, ये एस को हटा के वहां पे लगा दोगे ING। Next, it begins to turn dark. Shall I switch on the lights? It begins to turn dark. अंधेरा हो चुका, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होना शुरू हो गया है। क्या मैं लाइटें जला दूं? सही तो है, गड़बड़ है। ये इसको कहते हैं सेमी कोलन, कोलन कहते हैं। वो यहाँ पे हमको लगाना था सेमी कोलन। हाँ, ये होता है। इसका एरर आ गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे कभी भी ये नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इससे सेंटेंस अलग हो जाता है। इसको लगाते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो एरर किस में आ रहा है? अगर ये लगा हुआ है तो बी में आ रहा है। नेक्स्ट, रमन एंड मैथिली, दो लोग हैं यहाँ पे। हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। हैव लगा है, कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस, भाई आज भी मैरिड है वो लोग। बीन लगा हुआ है, शादी आज थोड़ी ना हुई थी, शादी बहुत पहले हुई थी। तब से लेके अब तक की हम लोग बात कर रहे हैं। कहने का मतलब बीन तब लगाते हैं जब हमारा कोई भी चीज़ पैसिव में हुआ है, काम तो पहले हो गया, बता अभी रहे हैं। तो रमन एंड मैथिली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। नो एरर, सही है। अगला, आई हैव प्लेड बास्केट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहे हो। जब अभी भी खेल रहे हो तो इसको तुमने पास्ट टेंस में क्यों कर दिया? हैव लगा के प्लेड लगा दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जबकि हमको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करना था। आई हैव बीन प्लेइंग, अभी भी तो खेल रहे हो ना, खेलना बंद थोड़ी ना कर दिया आपने। सो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं तब से लेकर अभी तक खेलता आ रहा हूँ। फॉर द पास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। तो ING लगा के आपने अभी का बता दिया, हैव बीन लगा के पास्ट टेंस का बता दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बना है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जमीला हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी जो उसके सामने थी, इन फ्रंट ऑफ हर, बट शी डिडंट रीड इट, पर उसने उसको पढ़ी नहीं। सारा काम देखो, सामने किताब रखा हुआ है, पहला कार्य। दूसरा, उसने उसको पढ़ा नहीं, दूसरी चीज़। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, दोनों ही चीज़ें के हम पहले बात कर रहे हैं कि सामने किताब रखी हुई थी फिर भी उसने नहीं पढ़ी, पास्ट टेंस में हो गया। क्या दिक्कत है? नो एरर, कोई एरर नहीं इसमें। हैड लगा हुआ है बुक के लिए जो कि सब्जेक्ट था, इन फ्रंट ऑफ हर कॉमा लगा के बट लगाया है। शी के लिए डिडंट इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल सही है। डिड इस्तेमाल हो गया इसके लिए, हैड इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल सही है। अब
यहाँ से एक चीज सीखना, इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ हर को बिफोर हर भी बोलते हैं, ठीक है। और बिफोर का मतलब पहले नहीं होता, बिफोर का मतलब था सामने। आई विल ब्रिंग दैट कल्प्रिट बिफोर यू, मैं उस कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब जो दोषी है, मैं उस दोषी को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ का, इन फ्रंट ऑफ हर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बिफोर हर। खैर, इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट आता है, व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी हैजंट बीन वेरी प्लीज्ड, जब उसने खबर सुनी, हैजंट बीन, ध्यान दो, क्या ये सही है? हैजंट लगा है, बीन लगा हो, प्लस यहाँ पे पास्ट टेंस अलग से बता दिए। यहाँ पे टेंस की गलती हो रही है, जहाँ पे जब उसने खबर सुनी तो उसको अच्छा महसूस नहीं हुआ, ठीक है, उसको बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो नहीं हुआ का हम यहाँ पर हैजंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए था, और जो की है hadn't। नेक्स्ट, सही हो गया ना? नेक्स्ट, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम अमेरिकन हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? वेयर तुम कहाँ से आए हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो। और अब देखना, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, कहने का मतलब ये है, ये पूरी तरीके से भाव के ऊपर था कि आपने इसकी मीनिंग क्या निकाली हुई थी। यहाँ पर क्योंकि अगला जो सेंटेंस बोल रहा है वो आपको हिंट दे रहा है कि ये कौन से टेंस में जाएगा। ये टेंस में यहाँ पे अगर तुम अमेरिकन हो, इसका मतलब क्या तुम अभी अभी अमेरिका से ले आ रहे हो? नहीं, तुम कहाँ से आए हो। कोई गोरा इंसान को देखते हो लगता है ना कि यार ये फॉरेनर है, वो तो फॉरेनर का मतलब जरूर है कि अमेरिका से आया होगा। यूरोप से आ सकता है, आइसलैंड से आ सकता है, अलास्का से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी से आ सकता है, साउथ अफ्रीका से आ सकता है। कहने का मतलब कि तुम कहाँ से आए हो, आ रहे हो नहीं, कहाँ से आए हो। तो वो चीज़ कंटिन्यूअस में नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, ये सही बैठ रहा है, और इसीलिए एरर कहाँ पर है? ए में है। नेक्स्ट, आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर अ हॉलीडे, मैं कनाडा गया था कुछ साल पहले हॉलीडे के लिए। एक हॉलीडे नहीं होता, एरर समझिएगा कि यहाँ पर हाँ एक हॉलीडे के लिए नहीं, मैं छुट्टियों पे गया था, और छुट्टियाँ एक छुट्टी नहीं होती हैं, एक से ज़्यादा, वो अनकाउंटेबल चीज़ होती है। और इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का एरर आ रहा है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके लिए हम वहाँ पे अ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एरर कहाँ पे है? यहाँ पे। आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स अगो, चलो अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ साल पहले पढ़ाया था ये। आई वेंट टू कनाडा सम अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर हॉलीडे, खत्म, वहाँ पे अ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन कैसे होता है? सेंटेंस दिया है, उसके आगे वाला भाग आपको जोड़ना है। दूसरा होता है स्पॉटिंग एरर्स का। अब देखते हैं कौन सा आ रहा है। ओके, ये सबसे अच्छा होता है। क्यों? अच्छा कर ले गए तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये ऑर्डरिंग वाला तो ऐसा होता है कि बस आपको उसका जो तरीका है ना, बस उसको बैठाना है। अगर वो सही से बैठ गया और बैठाने के बाद उसको पूरे का पूरा सही मीनिंग दे रहा है तो पूरा का पूरा वो सही हो जाता है। क्योंकि आप अगर स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हो तो रूल आता होगा तो करोगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स का भी ऐसा ही होता है, टेंस बैठाया तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी नहीं समझ में आ रहा है। पर PQRS का एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम समझाएंगे भी आपको, कि आपको बस इसको बैठाना है, समझ के बूझ के उसको बैठाना है, जो कहीं ना कहीं आप उसको, ऐसा कितना ही अंग्रेजी शब्द होता है जो आप बोल ले जाते हो और आपको पता तक नहीं चलता है, कैसे वैसे ही है ये। इसको करना सीखेंगे हम PQRS, इसको PQRS भी कहते हैं, सेंडरी अरेंजमेंट ऑफ
सेंटेंसेस भी कहते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जो भी ऊपर पढ़े थे वो भी होता है। PQRS भी होता है। पैरा जम्बल्स होते हैं। जम्बल्स का मतलब होता है एक पैसेज दिया हुआ है, उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है, वैसा ही होता है। तो ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को 4 भाग में तोड़ दिया गया। इसके बाद जो आएगा, क्योंकि ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, इसके बाद जो होगा वो पैराग्राफ होता है, जहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया होगा, आप पूरे पैराग्राफ को अरेंज करना है। दोनों अच्छे होते हैं। ये हो सेंटेंस वाला, तो ये सेंटेंसेस वाला हो गया। दूसरा होता है आपका सेंटेंसेस ऑफ, यही सेम चीज़ होगा पैराग्राफ के साथ, पैसेज। पहला, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 हिज फर्स्ट वोएज कोलंबस मेड। जब कभी भी PQRS करो, सब्जेक्ट को ढूंढना शुरू कर दो। यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम लगा है, नहीं हो सकता। स्टार्टिंग ही तुम्हारा कहाँ से, प्रपोजिशन से हो रही है। इन लग गया, इन 1992 ये कर सकते हैं, इनसे शुरुआत होती है, पर ऐसा दिया है हिज। अब हिज क्या बता रहा होता है, पोजेशन केस बताता है, इसका उसका ये बता रहा है। तो यहाँ से ये भी शुरुआत नहीं होगी, 2 ऐसे ही कट गए। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जाहिर सी बात है, कोलंबस ने बनाया, कोलंबस मेड, हमको सब्जेक्ट मिल गया। पहला सब्जेक्ट क्या आ रहा है, एस। कहाँ कहाँ है ऑप्शंस में एस, यहाँ है, दोनों में नहीं है, काट दो। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको छाटना। नेक्स्ट, इन दोनों का। अब इसके बाद क्या है, या तो P है या तो Q है, सॉरी, या तो P है या तो R है। तो कितना आसान हो गया। इसके बाद दोनों को लगाओ। फ्रॉम कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोएज, ये सही है क्योंकि हिज हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। S आ गया, R आ गया, S के बाद R ये रहा। बाकी तुमको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको टिक लगा दो। कैसे, अब पढ़ लो उसको। अब जिसको तुमने टिक लगाया, क्या वो सही है, इसको कहते हैं क्रॉस चेक करना। वो हमेशा किया करो। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992, बिल्कुल सही बैठ रहा है। यही होता है तरीका करने का। नेक्स्ट, अगला देखो। साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स, ओके, अफेक्ट और इफेक्ट में दिक्कत होती होगी ना। इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क समझना। जो अफेक्ट होता है, तुमने कुछ किया, उसका असर क्या हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं इफेक्ट। तुम कुछ हुआ, उसका असर तुम पे हो गया, उसको कहते हैं अफेक्ट। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण खराब हो रहा है, ठीक है। द ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द क्लाइमेट इज बीइंग अफेक्टेड, क्लाइमेट को प्रभाव पड़ा है। अफेक्ट कर गया वो किसके वजह, ग्लोबल वार्मिंग वजह से। ये है, किया किसी और ने, भोग कोई और रहा है, ये हो गया। तुमने कुछ किया, उसका भुगतान कोई और कर रहा है। तो तुमने कुछ किया है तो इफेक्ट हो जाएगा, तुम पे कुछ हुआ है तो अफेक्ट हो जाएगा। Scientists have the effects of warned us about climate change. Effects of climate change कर सकते हो। The effects of किस चीज़ का इफेक्ट हमको पता नहीं, तो पहला हो ही नहीं सकता, ये इसको काट दो यहाँ से। Scientists have warned us, सब्जेक्ट मिल गया हमको, क्योंकि warn किसी ने तो किया होगा। किसने किया, साइंटिस्ट ने किया। P के बाद आ गया R। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आंसर मार दो। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट हैव वार्नड अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने हमको पहले से ही आगाह कर दिया है क्लाइमेट चेंज का, कि मौसम में परिवर्तन होगा। इस चीज़ का आगाह उसने पहले ही कर दिया। किसने कर दिया, साइंटिस्ट ने कर दिया। आंसर क्या है, सी। इसीलिए कहते हैं ये आसान होता है, कायदे से कब पढ़ोगे, आँख खोल कर जो पढ़ रहे हो वही करोगे। छोटा हो गया, ठीक। अगला,
स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, पोटेंट मतलब एक कह सकते हो जिसका असर होगा, पोटेंट का मतलब होता है असरदार। सो स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, ये एक असरदार कॉज है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक, टेरिफिक मतलब होता है बहुत ही तेजी से बढ़ना, जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, तो ये होता है बढ़ना, टेरिफिक। टेरिफिक मतलब अच्छा होता है, टेरिफिक इज अ पॉजिटिव वर्ड, इसी का उल्टा होता है टेरेबल। टेरेबल का मतलब होता है भयानक, खराब, बहुत ही गंदा। सो स्पीड इज अ पोटेंट कॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक इन अ बिग सिटी ऑफ पोल्यूशन। इन स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अभी तक मैं आपको सिखा रही थी कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है, जो कि एक जैकपॉट होता है, वो कुछ ना आ रहा हो सीधा एलिमिनेट करते चले जाओ। अब मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब जोड़ा ढूंढना, जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक, टेरिफिक के बाद इन अ बिग सिटी हो नहीं सकता, ऑफ अ पोल्यूशन हो नहीं सकता, स्पीड हो सकता है। क्यू के बाद क्या आ गया, पी आ गया, इसको चेंज हो ही नहीं सकता, कोई इंसान इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पोल्यूशन। मिला, क्या किस चीज का कारण है, कॉज मतलब होता है कारण, किस चीज का कारण, पोल्यूशन का कारण, कहाँ पे, बिग सिटी में। मिल गया। तो तुमको अगर कहीं पे क्यू या पी भी दिखाई दे रहा हो, जरा ढूंढो, क्यू पी क्यू पी क्यू पी, ठीक, ये कट गया। अब 3 ऑप्शन है, उसके बाद तुमने क्या ढूंढा, आर एस, देख रहे हो, आर एस और एस आर। तो पहले आर एस को देख लो, किया क्या तुमने, इसके बाद तुमने ढूंढा एस ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि तुमने कारण ढूंढना किस चीज का है, प्रदूषण का कारण है, कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों पे, ये तुमने यहाँ बनाया और इसका आंसर तुमने मार्क कर दिया, ठीक, क्यू पी एस आर, इसका आंसर है डी। ये ऐसे ही करना रहता है। चलिए, एक टॉपिक वहाँ पे खत्म हुआ जहाँ पे भी सिखाया था कि कैसे पेयरिंग करके आप कर सकते हो, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे पढ़ के आप उसका एक के बाद, सबसे पहला कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट खोज लिया तो आपने अपना पहला शब्द P या तो Q या तो R या तो S को अपने उसमें से ढूंढ लिया। अब है इडियम्स और फ्रेजेस है। इडियम्स और फ्रेजेस जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे जब बड़े बड़े होते हैं तो फ्रेजेस कहा जाता है, वही छोटे से होंगे तो उसको इडियम्स कहा जाता है। चलिए, अब इडियम्स और फ्रेजेस का होता है कि 40 विंग्स का मतलब क्या है। 40 विंग्स का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी नींद लेने, दोपहर की नींद होती है ना, इसको कहते हैं पावर नैप। ऑलराइट, 40 विंग्स का मतलब होता है 40 विंग्स आर शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग अ डे। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास अभी हो रही है लंबी, इसलिए चलिए। अब इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब यही होता है जहाँ पे आपको ऊपर दिया होगा उसका आंसर आपको आता होगा तो आएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। जबरदस्ती तुक्के वाला काम मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका जो स्कोर है ना वो नेगेटिव में ले जाएगा। और यहाँ के बच्चे करते हैं ऐसे, धड़ा 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 मारना शुरू कर देंगे। कई लोगों का आंसर नेगेटिव में आया हुआ है, इसीलिए। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब नेगेटिव मार्क्स क्या होता है, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन मोड पे, अब जिनका भी पेपर 16 तारीख को है, 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक उनका लगातार पेपर्स हम लोग रोज़ कंडक्ट करते हैं। रोज़ उनका फिजिक्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का पेपर होता है, ठीक उसी पैटर्न से जैसे कि हम लोग जैसे कि एनडीए और सीडीएस करवाता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर हैं उनका पेपर्स रहता है, वो पेपर कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जितनी गलती करना हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जितना तेजी से मारना शुरू किया, जो नहीं भी आता है उसको उन्होंने टिक मार दिया, तो उसके वजह से उनका मार्क्स बहुत ही कम हुआ। यहाँ पे उन्होंने खुद आके बच्चे यहाँ बोलते हैं कि मैम क्योंकि नेगेटिव में हमारा मार्क्स जा रहा था, इसीलिए जहाँ यहाँ पेपर देना शुरू किया तब हमारा हाथ कंट्रोल में है, आता है तो करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते हैं, कम से कम मार्क्स तो नहीं कटेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उस चीज़ को कंट्रोल में लाना। यही चीज़ आपके साथ है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको
एक्सपीरियंस्ड होगा कि हमको कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे हमको कितना टाइम देना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और सबसे पहले तुमने कॉम्प्रिहेंशन ही उठाकर शुरू कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन में तुमने अगर आधा घंटा दे दिया तो जो बचा हुआ था उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और जब तुमको आते हुए क्वेश्चन और उस आधे घंटे जो बचे हुए हैं, बचे हुए समय में तुमको आता हुआ भी गलत कर बैठोगे क्योंकि टेंशन है दिमाग में। तो करो वो कि जितने छोटे छोटे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स देख लिया, आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो उसको बाद के लिए। फिर उठा लो क्लोज टेस्ट, उठा लो उसमें से, फिर आ जाओ प्रपोजिशंस पे, ठीक है, फिर इसमें आ जाओ, पीक्यूआरएस वाले पे आ जाओ, ऑर्डरिंग वाले सेंटेंसेस पे आ जाओ। जब एटलीस्ट तुम पूरा का पूरा पेपर तो देख पाओगे एक बार में। उसके बाद जब तुमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, फिर उठाओ कॉम्प्रीहेंशन, उसमें तो अपना टाइम डिसाइड करो कि हाँ मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, मैं 5 मिनट दूंगा, मैं 7 मिनट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। खैर, अब यहाँ पे आते हैं 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, सुबह दिन के वक्त एक छोटी सी नींद लेना, उसको कहते हैं शॉर्ट विंग्स। कभी कभार इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं पावर नैप। ठीक है, बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, 15 मिनट की नींद, 20 मिनट की नींद बहुत होती है माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, उसको कहा जाता है पावर नैप। NAP लिखा हुआ है ये। अगला आता है लाइफ। चलो रुक जाओ, ये भी तो है, इसको करो फिर उसको करते जाओ। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज मतलब होता है, अच्छा पेनी का मतलब होता है चिल्लर, चिल्लर हो गया, छोटा हो गया। अब पेनी का मतलब अगर छोटा होता है तो छोटा सा ढूंढो कहाँ पर लिखा हुआ है, एंड पाउंड फुलिश। ओके, वाइज, ठीक है, उसको तोड़ो। क्या है, पेनी मतलब होता है छोटा सा, वाइज मतलब वो समझदार, बहुत कम समझदार है। पाउंड, पाउंड मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, 1 पाउंड, जैसे 1 पाउंड का केक खरीदने जाते हो, 1 पाउंड का मतलब होता है आधा किलो, तो पाउंड फुलिश, और हद से ज्यादा बेवकूफ है। तो अब इसको ढूंढ लो यहाँ पे कहाँ पर है, वाइज टू स्पेंड ईच वन मनी। कह रहा है कि समझदार कम है, बेवकूफ ज्यादा है, तो इसका तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक पैसा वो बड़े सावधानी से खर्च करता है, जो कि हो नहीं सकता। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए तो बड़ा ही केयरफुल है, पर बड़े अमाउंट्स के लिए बड़ा ही केयरलेस है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो कह रहा है। पेनी वाइज छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बहुत होता है, जैसे कि आप ठीक है 5 रुपये 10 रुपये, ठीक, ऐसे आप खर्च नहीं करोगे। पर वही अगर तुमको कॉफ़ी पीने जाना होगा तो बड़े अच्छे से जाओगे, स्टारबक्स में जाओगे लेने के लिए, कॉफ़ी लेने के लिए जाओगे, तो वो एक कॉफ़ी उतने रुपए की आ रही है, इतनी महंगी आ रही है, उसमें वहाँ पैसा खर्च करने को तैयार हो। तो यही कहा गया है पाउंड फुलिश पेनी वाइज। तो छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बड़े केयरफुल रहते हो, पर बड़े अमाउंट्स के लिए उतने ही केयरलेस बन जाते हो। अगला, लाइफ इन रॉ। लाइफ इन द रॉ। रॉ का मतलब समझो नेचुरल, ठीक है, जैसे हो वैसे ही दिखो, कोई बनावटी चीज नहीं, कोई बनावटी काम नहीं, कोई बनावटी वाली बातें नहीं। एज नेचुरल एज यू आर, सी, सो एज नेचुरल एज अ सन। जैसे सूरज होता है बड़ा ही खूबसूरत, उसका काम है तेज, उसको धूप देना, ठीक है, गर्माहट प्रोवाइड करना, तो धूप अपना काम कर रहा है। कहने का मतलब आप कंपेयर कर रहे हो कि हमेशा रॉ, रॉ मतलब होता है जिसमें कोई भी छेड़खानी ना की गई हो, कोई भी उसमें मिलावट का काम ना किया गया हो। तो लाइफ इन द रॉ, लाइफ इन इट्स नेचुरल और एम्बलिश स्टेट, पहला ही वाला आंसर मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ईजीएस्ट का मतलब रॉ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स का मतलब रॉ नहीं होता है। डेडेवल्स लाइफ, डेडेवल्स का मतलब होता है तूफानी वाला काम करना, ठीक, वो तो वो करना नहीं है। नेक्स्ट आता है पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स, बहुत ही ध्यान से सुनना। पिन बैक, पिन बैक योर ईयर्स, ईयर्स मतलब सुनना होता है, पर बहुत ही ध्यान से सुनना। कहाँ पे लिखा हुआ है? टू लिसन केयरफुल टू समथिंग, ये हो सकता है। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन दैट पिन्स इंपॉर्टेंट इशूज, नहीं। टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम हियरिंग बैड स्टफ, नहीं। ये वही चीज़ है, ना बुरा ना देखना, ना बुरा ना सुनना, ना बुरा ना कहना, ये, पर वो ये चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना, उसको कहते हैं पिन बैक योर ईयर्स।
नेक्स्ट, अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का मतलब होता है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को, महत्वपूर्ण, उसको कहते हैं पेपर टाइगर। और इसका आंसर है अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनफेक्टिव। हाँ, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन पेपर वर्क नहीं, थ्रेटन समवन बट डू नॉट हार्म नहीं, ये है अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल। कहने का मतलब पेपर में होता है ना कि धमकी वाले खत आ रहे हैं, वो बस धमकी दे सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ये वही चीज़ होगी अब पेपर टाइगर, बस लिखावट की जगह पर होता है, ये एक्चुअल जब ऑन फील्ड आएगा तो ये कुछ नहीं कर सकता। यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जो कि दिखता तो है कि हाँ मुझे इससे खतरा है, पर एक्चुअल में वो ऐसा कुछ करता नहीं है। टर्न कोट। टर्न कोट का सिंपल मतलब होता है समवन हु डेजर्ट्स वन। कभी कभार इसको कहते हैं कि मुंह फेर लेना, ऐसा भी कहा जाता है, पर कहने का मतलब समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर। पर यहाँ पे हो गया धोखा देने वाली बात। तुमको यहाँ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तुम उसको छोड़ के यहाँ चले आए, तुमको वहाँ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तुम इसको छोड़ के वहाँ चले गए। यही चीज़ होता है कि समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप। डेजर्ट्स का मतलब ये होता है रेगिस्तान नहीं है, और डेजर्ट्स का मतलब यहाँ पर आइसक्रीम नहीं है। डेजर्ट्स का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। जैसे रेगिस्तान है ना, अकाल, सूखा, बेजान, छोड़ देना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, उसको सब छोड़े हुए हैं। तो वही चीज़ है समवन हु डेजर्ट्स वन, एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करना, उसे कहते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का ही एक पर्यायवाची होता है जिसे कहते हैं एरिड। चल, ये हो गया आपका इडियम्स और फ्रेजेस हो गया। अच्छा और भी है, हाँ, PQRS। ओके, ये जो PQRS है ये है इसी कहते हैं पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स इसको कहा जाता है। और कहने का मतलब अब दोनों में डिफरेंस समझो कि है क्या, छोड़ो, दोनों का मतलब समझो कि है क्या। वो वाला जो PQRS करवाए थे वो एक सेंटेंस को उसने 4 भाग में कर दिया था। ये जो पैराजम्बल्स में करवा रही हूँ ये एक पूरा पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ को 4 सेंटेंसेस में भाग देते हैं और एक सेंटेंस के बाद कौन सा दूसरा सेंटेंस होगा वो देखना रहता है। ध्यान दीजिएगा, तरीका वही है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे कि ये नहीं हो सकता, या तो आप पेयरिंग करोगे, और इसका मैंने अलग से क्लास भी लिया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर ऐप जितनों ने लिया होगा ऐप में सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर यहाँ पे पेयरिंग का हो गया, पेयरिंग का मतलब जहाँ पे आपने PQ मिल गया, SR मिल गया, RP मिल गया है, ठीक है, या फिर QP मिल गया है, तो आप किसी पेयर को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा पेयर कैसे ढूंढेंगे, कोई कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, कोई नाउन से, प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होगा, पहला। दूसरा सब्जेक्ट ढूंढना, आप पेयरिंग कर रहे थे। दूसरा होता है सब्जेक्ट ढूंढने की बारी होती है। तीसरा होता है कि आप वो कहीं ना कहीं से उसमें से एलिमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। चौथा होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस दिया होता है, दूसरा और आखिरी का सेंटेंस दिया है, जैसे कि ये वाला है। जो पैराग्राफ वाले PQRS आते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मान लीजिए 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे सिर्फ PQRS दिया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, PQRS दिया होता है, जहाँ पे इसमें से आपको खोजना है कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा। दूसरा, जहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ है और पहला सेंटेंस फिक्स होता है ना, पहला सेंटेंस दिया हुआ है, तुमको पता करना है कि उसके बाद का सेंटेंस कौन सा होगा। मतलब सेंटेंस 1, ये 2, 3, 4, 5 पहला वाला फिक्स है, इसके बाद कौन सा PQRS कौन सा लगेगा तुमको वो छांटना है। अगला तरीका होता है S1 और S6, जहाँ पे पहला सेंटेंस तुमको दिया हुआ है, आखिरी सेंटेंस तुमको दिया हुआ है, जो कि ये फिक्स होता है। तुमको इसी में खेल करना है कि अब इसमें से कौन सा इसके बाद आएगा, कौन सा इसके पहले आएगा, बस इसी में तुमको खेला करना है, ठीक है। यही होता है इसका तरीका। अब वो तभी हो पाएगा जब आपकी रीडिंग बड़ी अच्छी होगी, जहाँ पे आप पढ़ के समझ पाओ कि वो किस भाव से कहना चाह रहा है, किस टेंस से वो कहना चाह रहा है, वो हम बता रहे होते हैं। अब इसको देखा जाए क्या है, तो पहला वाला है
सेंटेंस पढ़ेंगे। द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी। यहाँ देखो अब क्या कितना सेंटेंस दिया है, देयर आर 6 सेंटेंसेस गिवन ओवर हियर। पहला आ जाता है यहाँ पर S1, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अच्छा, S1 का मतलब होता है पहला सेंटेंस, 6 का मतलब होता है आखिरी सेंटेंस। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 5 यही तो है, 1 2 3 4 सेंटेंसेस है। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें से 2 फिक्स है, 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको उसमें पैराजम्बल्स करके अरेंज करना है, इसीलिए इसको पैराजम्बल्स या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट कहा जाता है। द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन, फॉल्स का मतलब गिरना नहीं होता है, फॉल्स का मतलब होता है पढ़ किस दिन रहा है, जो हिंदी में बोलते हैं ना पढ़ना, तो पढ़ किस दिन रहा है, 26 जनवरी किस दिन पढ़ रहा है। रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26, इंडिया में रिपब्लिक डे 26 तारीख को पड़ता है। ही अटेंड्स द मार्च पास्ट, उसने मार्च पास्ट को अटेंड किया। अब इसके बाद देखो कौन सा शब्द आएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट, इट इज ऑर्गेनाइज एट इंडिया गेट। इट लगा, इसका मतलब पोजीशन केस है, किसी के बारे में बता रहा होगा। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू विटनेस इट, दूर दराज से लोग आते हैं इस रिपब्लिक डे को देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बाद है, चलो ये ऑप्शंस कहाँ है यार इसका, ये रहा, रुक जाओ, कहाँ ले जाए, देख लो, ऐसे ही देख लो। ये है RPSQ है, QPQSR है, SRPQ है और RSQP। चलो देखते हैं कौन सा बैठ रहा है। ये बात की चीज़ है, पहले हम यहीं से अरेंज कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। देखो कुछ ऐसा मिल रहा हो। चलो, रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे इंडिया में 26 जनवरी को पड़ता है। ये कहाँ पर होता है? क्योंकि इट अगर हम बात करें तो किसी चीज़ की अगर हम बात कर रहे होंगे। चलो, इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पहले पूरा पढ़ लिया करो क्योंकि इसको नहीं कर सकते हैं ना बिना इसके। हाँ, इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। किसको सेलिब्रेट किया जाता है? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा क्या आ गया? एस कहाँ पे आया हुआ है? ये चीज़ तो दिक्कत हो रही है। ये आ गया एस यहाँ पर आया है। इसके आगे तुमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं तो आगे का करो पेयरिंग। अब द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी, सही है। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। इसके बाद आ गया हमारा एस। क्यों सेलिब्रेट किस करते हैं? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इट किसके लिए यूज़ हो रहा है? रिपब्लिक डे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आता है पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू विटनेस, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिया गेट। ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। और ज़रा बैठाओ इसको। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू विटनेस इट, दूर लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं इसको देखने के लिए। विटनेस मतलब देखने के लिए, ये कर सकते हैं। क्योंकि एस है तो अब हम यही देख कर चलेंगे। उसके बाद क्यू आ रहा है और पी आ रहा है। ज़रा देखो, द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी। पीपल फ्रॉम नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प मतलब होता है बहुत ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल फ्रॉम फॉर वाइड कम, लोग दूर दराज से आते हैं इसको देखने के लिए। ये इंडिया गेट के पास ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सल्यूट लेता है, ठीक है, टेक्स द सल्यूट, वो लेता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी। ये तरीका होता है जहाँ पे आप सबसे पहला सेंटेंस देख लिए तो देखो तुमको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या पहला वाला कौन सा था? हमारे पास 2 केसेस आ रहे थे, एक है ये इट, एक है ये इट। अब इट इज़ ऑर्गेनाइज इंडिया गेट भी ये रिपब्लिक डे की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। पर हम यहाँ पे सेलिब्रेट की बात कर रहे हैं, हमको पहले इसको रखना होगा फिर इसको रखना होगा। कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में था। क्यों देखो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आधा काम तो तुम्हारा ऑप्शन ही कर देता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होता है। तो पहले तो ऑप्शंस देख लो क्या वैसे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तुमने देखा क्यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्यू स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं।
अब क्या हो सकता है, इट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और वो ऑप्शन में दिया हुआ है, आगे करने का जरूरत ही नहीं था। नेक्स्ट आता है ये आधे में स्प्लिट हो गया, रुक जाओ, चलो ये है, ये वाला करो। नेक्स्ट आता है लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल। आइडियल मतलब होता है जो जिंदगी है गांव में बहुत ही ठहरी हुई है। आइडियल है, बहुत ही ठहरी हुई, लोग बहुत ही खाली होते हैं। तो लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल, दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड बैकवर्ड। अब आइडियल का मतलब ये होता है कि हाँ वहाँ पे होता तो बहुत है। आगे देखो, आर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी, हमारा गांव अब बिल्कुल भी गंदा नहीं रह गया। मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री, वहाँ पे कोई भी बीमारियाँ नहीं हैं। जैसे कोई अब बीमारी का मतलब किसी को पोलियो की हो गई या फिर कुछ किसी को मलेरिया की हो गई। पोलियो का पहले से है 2 बूंद जिंदगी के पिलाया जाता था, अभी पिलाया जाता है क्योंकि इंडिया को पोलियो मुक्त करना था। 10 साल का अभियान जब ये चला है, 10 साल के अभियान में इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट आता है मलेरिया का, मलेरिया का वैक्सीन अब आ चुका है और वो भी उसका अभियान शुरू हो जाएगा, तो मलेरिया का वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगा। खैर, सो मोर ओवर, अब मोर ओवर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मोर ओवर का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने पहले ही किसी चीज़ में ऐड कर दिया हो। सो मोर ओवर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं जहाँ पे हमने पहले ही किसी चीज़ के बारे में बता दिया है और उसके अलावा हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो मोर ओवर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल, हमारा गांव अब गंदा नहीं रहा, साथ ही साथ मोर ओवर का मतलब साथ ही साथ वहाँ भी बीमारियाँ भी नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड, क्योंकि जब ये दोनों तुमने कर लिया है, क्योंकि वहाँ अब गांव के लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि स्वच्छता रखनी है, कचड़े को कचड़े में डालना है, ठीक, गंदगी नहीं रखनी है, ठीक है, धूल ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है, अच्छा हाइजीनिक खाना होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सो बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, रादर दे आर हाईली क्लीन एंड डर्टी। रादर भी लगा है, मोर ओवर भी लगा है, बिकॉज भी लगा है, इससे आसान तो मिल भी नहीं सकता है। अब देखो ज़रा, हमारा गांव में जिंदगी होती है वो आइडियल होती है, हमारा गांव अब गंदा नहीं रहा, साथ ही साथ डिजीज फ्री, ये साथ में ही रहेगा। मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री। अच्छा, नहीं, क्यों? डर्टी आ गया यहाँ पर, क्लीन आ गया यहाँ पर, है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, P है, S है, ये रहा, PS है। करने की जरूरत ही नहीं है, तुमने पेयर भी कर लिया, सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, क्योंकि पहली चीज़ तो तुमको पता है कि P आएगा, तुमने ढूंढ लिया, हमारा गांव अब गंदा नहीं रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा क्लीन है और साफ सुथरा रहता है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज अब क्या करोगे, या तो इसको ले या तो इसको ले आओ, तुमको ऑप्शन पहले दिखा दिया, Q है और R है। क्योंकि मोर ओवर डिजीज फ्री भी है। क्यों डिजीज फ्री भी हो गया? क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। ये तरीका होता है बैठाने का, जब तुम 20 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन इस पे कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बैठाया जाता है। तुमने एक ढूंढ लिया, अपने आप ही सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पे PQRS कर रहे होते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, सो इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी अब यहाँ पे जो बचे हुए हैं केसेस, वो हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया और क्लोज टेस्ट हो गया, जिसको मैं इसी के पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंडक्ट करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे इसी मॉडल पेपर से हम आगे सॉल्व भी करेंगे। इसका जितना भी आपका PDF है आंसर सहित आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप हमारे वीडियोज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा, पूरा थ्योरी पार्ट भी है। अगर ऐप से हैं या फिर यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे तो उसमें सारे क्लासेस भी दिए रहते हैं लगातार, जहाँ पे आप वीडियो वाइज, चाहे वो मैथ्स का हो, GS का हो, इंग्लिश का हो, इनफैक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हमारे वहाँ पे दिया हुआ है, लेक्चर्स दिए हुए हैं। सो ऐसे ही देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।